हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारा कोल इंडिया का जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है उसका फोर्थ वीडियो है। यहाँ पे पार्ट 1 लिखा, दिस इज रॉन्ग। ये पार्ट 4 है। 2017 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 2020 का पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। कोल इंडिया का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल में जाके देख सकते हो। कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, फ्री रिसोर्सेज अगर चाहिए आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, सब कुछ मैंने बता रखा है। और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पीवाईक्यू, उसके बाद और क्वेश्चंस और वन शॉट के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके वन शॉट भी लेके आएंगे। पार्ट 4 है। ऑलरेडी हमने 30 क्वेश्चन 2017 के सॉल्व कर लिए हैं। 100 का क्वेश्चन जो कोर के हैं 2020 के, वो भी सॉल्व कर लिए हैं। टोटल 130 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। 70 क्वेश्चन रह चुके हैं, क्योंकि कोल इंडिया का जो पेपर हुआ था 2017 और 2020 में ही रिटन एग्जाम हुआ था, बाकी वो गेट से लेने लगे थे। ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं ये। अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो हमने बनाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर द कोल इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, सीएससी वालों के लिए हमारे पास टॉपिक वाइज से टेस्ट है एंड सब्जेक्ट वाइज। कुछ लोगों का ये डाउट हमेशा रहता है कि सर जो हमारा सब्जेक्ट है पेपर वन के क्या सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कवर है, सारा पोर्शन कवर्ड है? यस, पूरा जो सिलेबस है कोल इंडिया का अपडेटेड सिलेबस है, जो नया सिलेबस अभी लॉन्च किया है वो सिलेबस है हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुराना सिलेबस होता है। अभी 5 दिन पहले अपडेट हुआ, तो हमने टेस्ट सीरीज उसके अकॉर्डिंग अपडेट किया है। सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट थे हमारे 16 थे, अब वो बढ़ के 18 कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक टेस्ट एंड इसकी मैथमेटिक्स का एक टेस्ट ऐड करेंगे। जितने 25 कर लिया टेस्ट उन्हें पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हैं। एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो चुका था, उसमें ईएम नहीं था। बाकी के जो 2, 3, 4, 5 हो गए उनमें ईएम भी हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी रजिस्टर करेगा उसको ऐसा नहीं कि जो टेस्ट हो चुके हैं उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। पूरा टेस्ट वही सेम मिलेगा, सेम रैंकिंग मिलेगी, सोल्यूशन सब कुछ मिलेगा। तो लाइव होने के बाद आप कभी भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लाइव के होने के दिन ही आपको करना है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, पिन कमेंट में जाके देख लेना टेस्ट की। ओके, अगर आप दूसरे ब्रांचेस के हो तो आपके लिए भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमने बना रखा है। ठीक है, पेपर 1 के लिए सब टेस्ट सीरीज है। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो आई विल सजेस्ट कि आप कंप्यूटर साइंस वाला जो सिस्टम वाला पूरा जो हमारा पैकेज है 16+5 का 21 क्वेश्चन का, दैट यू कैन टेक। लिंक आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 31 क्वेश्चन है ये हमारा। 30 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। उसका आपको वो वाले वीडियोस कहाँ मिलेंगे? जस्ट जिस चैनल पे जाओ जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। पहली प्लेलिस्ट मिल जाएगी कोल इंडिया की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको 20 to 25 वीडियोस मिल रहे होंगे। जाके देख लेना टाइटल वगैरह, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशंस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द मास्टर थ्योरम। मास्टर थ्योरम के द्वारा कौन से रिकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 1 मिनट में हो सकता है। तो मास्टर थ्योरम का जो फॉर्मेट होता है, टी एन इज इक्वल टू ए ऑफ टी एन बाई बी प्लस एफ एन। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मास्टर थ्योरम। अब अगर मास्टर थ्योरम यूज करते हो किसी भी रिकरेंस रिलेशन में, तो ऐसा रिकरेंस रिलेशन होना चाहिए इस फॉर्मेट में, जहाँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे सबसे पहले, यहाँ पे ए और बी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और एफ एन हमारा क्या है? अ पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, पॉजिटिव फंक्शन, एसिम्प्टोटिक फंक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप -n लिख रहे हो, -1/n लिख रहे हो, ऐसा नहीं। हमारा पॉजिटिव फंक्शन एफ एन होना चाहिए। ये हमारा मास्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा है मास्टर थ्योरम, तो मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे चैनल में जाओ। एल्गोरिथम का पूरा कोर्स है, 107 वीडियोस हैं, जो आपको 40 आवर्स में पूरा कंटेंट दे देगा। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में ही, जाके जाओ और चेक कर लो प्लेलिस्ट में एल्गोरिथम का। अगर आपको केवल मास्टर थ्योरम पढ़ना है तो हमने वन शॉट भी बना रखा है। अब हमारे चैनल में वन शॉट वीडियोस भी जाके देख सकते हो। वन शॉट जो हमारे वीडियोस हैं, वहाँ पे मैंने मास्टर थ्योरम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो आप वो सब चीज़ें देख सकते हो। तो हमने मास्टर थ्योरम का जो फॉर्मेट है वो देख लिया अभी फिलहाल। अब हर एक ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे, क्या ये ऑप्शन फिट हो रहा है। तो आपको देखना है क्या हर एक ऑप्शन टी एन इज इक्वल टू ए ऑफ टी एन बाई बी प्लस एफ एन का बन रहा है। और हमारा जो ए होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बी हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एफ एन हमारा होना चाहिए एक पॉजिटिव एसिम्प्टोटिक फंक्शन। ठीक है, एसिम्प्टोटिक फंक्शन। चलो यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे सीधा माइनस लगा हुआ है यहाँ पे कि ये नेगेटिव फंक्शन है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ पे जो एन बाई लॉग एन है, एन बाई लॉग एन, ये एक एसिम्प्टोटिक फंक्शन नहीं है हमारा। एसिम्प्टोटिक मतलब ऐसा होना चाहिए एन एन स्क्वायर एन लॉग एन ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे एन लॉग एन है, एन बाई लॉग एन है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर कहीं आपने देखा होगा कि आंसर बाय सर एन लॉग एन और एन ऐसे आता है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, बट ये एसिम्प्टोटिक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो 2 पावर n लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या बोला है, ए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, तो ये भी गलत हो गया।
ये पूरा फंक्शन जो है ये हमारा पूरा वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि ए हमारा 2 है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बी हमारा क्या है 2 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे हमारा जो एफ ऑफ एन है वो है 1 है, दैट इज एन पावर 0 जो कि एसिम्प्टोटिक है, थीटा ऑफ 1 है। तो ये हमारा पूरा जो वेरीफाई हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 पूरा मास्टर थ्योरम का जो फॉर्मेट है, जो टेम्पलेट है उसमें फिट हो रहा है। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दीज ऑल आर द रॉन्ग ऑप्शन। तो ऐसे आपको चेक करना है मास्टर थ्योरम, और ये एक एल्गोरिथम का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बोल सकते हैं। इससे जी क्वेश्चन आप मतलब गेट वगैरह में पूछ नहीं सकते। तो आपको जो फॉर्मेट याद रखना है, टी एन इज इक्वल टू ए ऑफ टी एन बाई बी प्लस एफ एन, ठीक है, जो मैंने बताया अभी फॉर्मेट 3 बार मैंने लिख दिया है। और अगर आपको पूरा देखना है एल्गो का जो मेरा कोर्स है एल्गोरिथम का, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, वो जाके देख सकते हो। वन शॉट वीडियो में भी आपको मास्टर थ्योरम का वन शॉट में मैंने समझाया हुआ है, टीओसी वगैरह के कुछ टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं। तो मेरे चैनल में जाओ, वन शॉट का वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत अगर ऐसी होगी तो, ठीक है, यू कैन चेक देयर ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ग्रामर गिवन बिलो। जो ग्रामर दिया हुआ है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे पूछ रहे हैं कि ये LR0 कौन सा है, ये LL1 है, ये LR0 है, SLR1 है। ये मतलब चार पहचानना मुझे कौन सा ग्रामर है, किसके द्वारा ये पार्स हो सकता है। सो अगर आपको LL1 देखना है तो सबसे पहले LL1 को अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है। अगर किसी भी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन होता है तो वो LL1 नहीं होता है। सो दिस इज नॉट LL1। ओके, नाउ वी हैव अ ऑप्शन दैट वी हैव टू चेक LR0। तो LL1 तो ये नहीं हुआ, हमें चेक करना है LR0 और SLR1। तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, पार्सिंग टेबल जो होगा, जो हमारा DFA होगा वो हमें बनाना पड़ेगा। तो हम बना सकते हैं इसका ऑगमेंटेड ग्रामर। कैसे बनाएंगे, एस डैश मैं यहाँ पे इसका बनाता हूँ ऑगमेंटेड ग्रामर, ठीक है। एस डैश गोज टू डॉट एस और एस गोज टू, यहाँ पे देखो देख सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और एंड एस गोज टू डॉट ए, ये हमारा हो जाएगा स्टेट नंबर 1, ठीक है। कैपिटल एस पे ये कहाँ जाएगा, कैपिटल एस पे यहाँ पे जाएगा, तो एस डैश गोज टू एस डॉट हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल ए पे कहाँ जाएगा, ये स्मॉल ए पे सीधा एक जगह चला जाएगा, तो एस गोज टू ए डॉट होगा। जो कंपाइलर डिजाइन नहीं पढ़ा है जिसने, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हम गो टू निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग ब्रैकेट होगा वो कहाँ पे जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट पे जाएगा, एस गोज टू डॉट एल। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया गो टू में, तो एस गोज टू यहाँ पे डॉट एल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा नॉन टर्मिनल है, तो एल गोज एल का भी लिख लेंगे, एल गोज टू डॉट एल और ब्रैकेट में एस लिख देंगे, और एल गोज टू अगेन डॉट एस हो जाएगा। जब एल गोज टू एस हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर हम एस के भी चीजें लिखने स्टार्ट कर देंगे, एस गोज टू डॉट एल, ठीक है, और एस गोज टू डॉट ए, ये हम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, नॉन टर्मिनल था। अच्छा, ये वाला टर्मिनल अब इसके जो हर एक प्रोडक्शन है सारे के लिए हम लिखना, सारों के लिए लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ए पे, तो ए पे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें ओपनिंग ब्रैकेट पे, देखो ओपनिंग ब्रैकेट पे अगर आप करोगे तो देखो एस गोज टू डॉट ओपनिंग ब्रैकेट पे क्या हो रहा था, ये पूरा काम फिर से होगा। इस वाले के लिए अगर आप करोगे तो ये पूरा काम फिर से होगा, मतलब यहाँ पे एक लूप बनेगी। ओपनिंग ब्रैकेट में अगर आप जाओगे, ओपनिंग ब्रैकेट पे अगर आप जाओगे इस प्रोडक्शन के लिए, तो फिर से आपको यही चीजें मिलने वाली, मतलब सेम स्टेट पे आपको आने वाले हो, ठीक है। कैपिटल एस पे कहाँ जाओगे आप, देखो कैपिटल एस पे अगर ये वाला प्रोडक्शन अगर बात करें, कैपिटल एस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कैपिटल एस पे यहाँ पे एल गोज टू एस डॉट हो जाएगा, ठीक है। और सेम चीज हमारे पास क्या बचा, एल बचा, तो हम एल पे कहाँ जाएंगे, एल गोज टू एस गोज टू ओपनिंग ब्रैकेट एल डॉट क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एल गोज टू डॉट एल डॉट एस, ऐसा हो जाएगा। फिर आप इसको भी करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी जो स्टेट होगी ना, ऐसी नहीं मिलेगी कि आपको SR मिले, शिफ्ट और रिड्यूस मिले, कहीं पे भी एम नहीं मिलेगा आपको। ये सिंगल होगा तो वहाँ पे रिड्यूस हो रहा होगा, सिंगल हो रहा होगा तो वहाँ पे रिड्यूस हो रहा होगा, और यहाँ पे शिफ्ट मिलेगा, शिफ्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रामर होगा LR0 एंड SLR1 दोनों होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द ग्रामर कैन बी पास्ड बाय LR0 एंड SLR1 पार्सल्स। आपको याद रखना है, अगर कोई भी ग्रामर हमारा LR0 होता है, अगर LR0 हुआ तो वो SLR1 भी होता है, LALR1 भी होता है, एंड CLR1 भी होता है, और यू कैन से दैट कि LR1 भी होता है। सो अगर कोई ग्रामर SLR1 हुआ तो जरूरी नहीं कि वो LR0 होगा, बट आगे वाला सभी होगा, ठीक है। और पावर में हमें पता है कि पावर आगे जाने में क्या होती है, बढ़ती है। ये मैंने पुराने वीडियोस में भी शायद आपको बताया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है, बी, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, इसको आगे आप सॉल्व कर लेना फर्दर, मैंने स्टेप बता दिया कैसे सॉल्व करना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो दे आर आस्किंग कि मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, यहाँ पे क्लास ए का आईपी एड्रेस दिया हुआ है, पूछ रहे हैं क्लास ए का आईपी एड्रेस, क्लास बी आईपी एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस, एंड सम लिस्ट 2 इज गिवन एंड कोड्स आर गिवन। तो वो पूछ रहे हैं कि जैसे 8 बिट होस्ट आईडी एंड 24 बिट नेटवर्क आईडी, ये किस में होता है? 24 बिट का नेटवर्क आईडी कौन से क्लास में होता है? यू हैव टू टेल दैट कि क्लास सी का जो होता है नेटवर्क, उसमें क्या होता है, 24 बिट का होता है। तो क्लास सी मतलब तीसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का मैपिंग कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो बिना देखे हुए। तीसरे का ए हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करूँ, क्लास की बात करूँ, क्लास ए की बात करूँ, बी की बात करूँ, सी की, यहाँ पे नेटवर्क आईडी लिख देता हूँ, यहाँ पे होस्ट आईडी लिख देता हूँ। टोटल हमारा 24 होता है दोनों मिला के। क्लास ए में नेटवर्क आईडी होती है 8 की और होस्ट आईडी हो जाएगी आपकी 24 की। क्लास बी में 16 का हो जाता है दोनों, और क्लास सी में 24 और 8 हो जाता है। तो यहाँ पे आप मैच कर लो अब फिर, ठीक है, जल्दी से। क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होगा उसकी नेटवर्क आईडी कितनी होती है? 24 बिट होस्ट आईडी होती है, 8 बिट नेटवर्क आईडी, मतलब हमारा सी कितना हो जाएगा? 1 पे। 1 कहाँ मैप हो रहा है? सी पे। 2 कहाँ मैप होगा? बी पे, क्योंकि हमारा जो क्लास बी होगा 16 बिट होस्ट आईडी होगा, 16 बिट नेटवर्क आईडी। तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, आज से 9 साल पहले। तो अब ये मत मान लेना कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब पेपर टफ होता है, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप यहाँ पे मैच कर लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तीसरे का ए हो रहा है, कौन सा? तीसरे का ए, पहले का सी और दूसरे का बी। आई थिंक दिस वन इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल करने वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ द टोकन्स इन द फॉलोइंग सी लैंग्वेजेस, दिस इज आल्सो फ्रॉम द कंपाइलर डिजाइन। ये जो क्वेश्चन है कंपाइलर डिजाइन से है, और वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ टोकन्स कितने हो गए, ठीक है। तो मैं टोकन काउंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो नंबरिंग देता हूँ। यहाँ पे प्रिंट एफ जो होगा हमारा, एक हमारा क्या हो जाएगा, ये एक टोकन हो जाएगा, ये हमारा दूसरा टोकन है। अच्छा, ये तीसरा टोकन नहीं होगा, पूरा जो भी होता है स्ट्रिंग है, ये पूरा क्या हमारा एक स्ट्रिंग है, ये हमारा कितना होगा? तीसरा टोकन होगा। ये जो कॉमा है चौथा टोकन होगा। ये एड्रेस जो ऑपरेटर है ये पांचवा टोकन होगा, और ये पूरा जो हमारा एक टोकन होगा ये 6th टोकन होगा, ये हमारा 7th होगा, और ये हमारा 8th होगा। सो टोटल 8 टोकन्स वी हैव, इट इज द आंसर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग मतलब जो भी यहाँ पे डबल कोडेड, सिंगल कोडेड अगर फॉर्मेट में लिखा होता है, उसको हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं और उसको एक टोकन माना जाता है, ठीक है। तो कंपाइलर उसको एक टोकन मानता है, दिस इज द रूल। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है 8। अगर आपका आया है देन यू आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। दिस इज फ्रॉम द डीबीएमएस, आई थिंक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है ये क्वेश्चन। सपोज वी हैव एन ऑर्डर्ड फाइल, हमारे पास एक ऑर्डर्ड फाइल है विथ आर इज इक्वल टू 30,000 रिकॉर्ड्स। हमारे पास 30,000 रिकॉर्ड है, आर कितने हैं? 30,000 रिकॉर्ड है। स्टोर्ड ऑन अ डिस्क विथ ब्लॉक साइज 1024 बाइट्स। हमारे पास जो ब्लॉक का साइज है, ब्लॉक साइज वो कितना दिया हुआ है? 1024 बाइट से दिया हुआ है, ठीक है। मतलब हमारा जो एक जो डिस्क है, डिस्क में क्या होता है? डिस्क मतलब एक ऐसा मान लो कि मेमोरी, हार्ड डिस्क मान लो, उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। मतलब सपोज दैट दिस इज योर डिस्क, दिस इज योर डिस्क, तो इसमें क्या होंगे? ब्लॉक्स होंगे, और हर ब्लॉक का कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? 1024 बाइट दिया हुआ है। इफ द फाइल रिकॉर्ड्स आर ऑफ फिक्स्ड साइज एंड आर अनस्पैन्ड विथ रिकॉर्ड लेंथ आर इज इक्वल टू 100 बाइट्स। ओके, रिकॉर्ड साइज कितना दिया हुआ है? ये दीज आर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड साइज कितना दिया हुआ है? 100 बाइट्स, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझाता हूँ, समझ 2 मिनट दीजिए। द ब्लॉकिंग फैक्टर फॉर द फाइल एंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीडेड फॉर द फाइल आर, दोनों का बताना है। एक तो हमें ब्लॉकिंग फैक्टर बताना है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द ब्लॉकिंग फैक्टर एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू स्टोर द फाइल वी हैव टू टेल। सबसे पहले आप समझिए अनस्पैन्ड का मतलब क्या होता है, एंड स्पैन्ड का मतलब क्या होता है। स्पैन्ड एंड अनस्पैन्ड का मतलब समझ लो ताकि आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। यहाँ पे समझाता हूँ मैं स्पैन्ड का मतलब। स्पैन्ड का मतलब क्या है? जैसे ये हमारा मान लो एक हमारा एक ब्लॉक नंबर 1 है, एक ब्लॉक नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक नंबर 1, यहाँ पे ब्लॉक नंबर 2 है। मान लो इस ब्लॉक की साइज है 7 दोनों की, ठीक है, 7 है, 7। और मैंने कहा कि इसमें अपन 4 रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। इसमें अपन 4 रिकॉर्ड हर एक ब्लॉक में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 4 बना लेते हैं अपन, 4 रख सकते हैं। अनस्पैन्ड और स्पैन्ड का मतलब बहुत ईजी समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा अनस्पैन्ड। तो अगर हर एक रिकॉर्ड साइज, हमारा रिकॉर्ड जो है 2 का है, तो यहाँ पे मैं कितने रिकॉर्ड रख सकता हूँ? यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 का था, ठीक है, तो ये हमारा 2 यहाँ रख सकता हूँ, 2 ये 2 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 1 का हो गया। तो हमारा जो स्पैन्ड बोलता है, स्पैन्ड, देखो ये ब्लॉक हमारा 7 का साइज का है, ठीक है। तो मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ पे रख दिया, एक रिकॉर्ड यहाँ रख दिया, एक रिकॉर्ड यहाँ रख दिया, बट हमारा रिकॉर्ड अगर 2 का है
तो मैं यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड का एक बाइट रख सकता हूँ, एक पार्ट ही रख सकता हूँ। तो स्पैंड बोलता है कि आप एक पार्ट यहाँ पे रख लो और एक पार्ट यहाँ पे रख लो। स्पैंड बोलेगा कि आप कुछ पार्ट B1 में रख सकते हो एक रिकॉर्ड का, कुछ पार्ट B2 में रख सकते हो। लेकिन अनस्पैंड बोलता है कि एक रिकॉर्ड आप अगर 2 साइज का है, 2 यहाँ रखो, 2 यहाँ रखो, 2 यहाँ रखो, ये स्पेस वेस्ट होने दो, पूरा रिकॉर्ड एक ही ब्लॉक में रखो। तो अनस्पैंड बोलता है कि स्पैंड नहीं कर सकते हो आप स्पैंड नहीं कर सकते हो, मतलब आप उसको मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो स्पैंड बोलता है ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, रख सकते हैं, बट अनस्पैंड ऐसा नहीं बोल रहा है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में हमने क्यों समझा इसको अनस्पैंड। देखो अनस्पैंड का मतलब अब आपको समझ में आ चुका है। तो ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होता है, ब्लॉक फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। हम एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ब्लॉक साइज कितना है, सर ब्लॉक साइज है 102524 और एक रिकॉर्ड का साइज कितना है, रिकॉर्ड साइज कितना है 100। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने रख सकते हैं हम, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम कितने रख सकते हैं एक ब्लॉक में 1024 डिवाइड बाय 100। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे 10.24। लेकिन हम केवल 10 रिकॉर्ड ही रख पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा अनस्पैंड था। एक्चुअल में हमारा जो ब्लॉक है वो 1024 साइज का है, 1024 साइज का। तो हमने 100 के 10 रिकॉर्ड रख दिए, एक रख दिया, दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया, अप टू 10 रिकॉर्ड। लास्ट में जो 24 बाइट बचा है वो क्या होगा, वेस्ट होगा। क्यों, या क्योंकि ये बोल रहा है अनस्पैंड है। वी कांट कीप द 11th द पार्ट ऑफ द 11th ब्लॉक। 24 बाइट जो होगा 11th ब्लॉक का, उसको हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक फैक्टर। तो यहाँ पे अनस्पैंड था, इसलिए इसका ब्लॉक फैक्टर कितना हो जाएगा, ब्लॉक फैक्टर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10, मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। एक ब्लॉक में हम रिकॉर्ड रख पाएंगे 10 ही रख पाएंगे, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक लगेंगे और बहुत सारे ब्लॉक मिलके हमारा एक क्या बनाएंगे, डिस्क बनाएंगे। ठीक है, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने थे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 30,000। तो हमें पता है कि हमें 10 रिकॉर्ड रखने के लिए कितने ब्लॉक लग रहे हैं, एक ब्लॉक। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड रखने के लिए कितना लगेगा 1/10 ब्लॉक। अब 30 के रिकॉर्ड रखने के लिए कितना लगेगा, 30,000 डिवाइड बाई 10, कितना हो जाएगा 30,000 था, 3,000 हो जाएगा, 3,000। तो हमारे को 3,000 ऐसे ब्लॉक लगेंगे, 3,000 ब्लॉक कितने रिकॉर्ड रखने के लिए, 30,000, क्योंकि एक ब्लॉक में हम 10 रिकॉर्ड रख पा रहे हैं। तो 10 और 3,000 आंसर है इसका, ए 10 और 3,000 कहाँ पे है, बी इज करेक्ट आंसर। दीज ऑल आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने पूरा समझा दिया आपको। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स और ब्लॉक फैक्टर दोनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये 35। Question number 36 we are going to see, and this is the from the TOC. That is a very good question again. If L is equal to AB comma C, you have to observe the pattern that A is equal to AB. AB is a one alone alphabet, not a, it is a string, you can say string, comma C. There are two kind of thing, one is a AB, one is a C. Is a language, okay, ये language दिया हुआ है L over the alphabet A B C, then L cube is, what is the L cube? So simple L cube क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी एक बार लिखो। ठीक है, ए बी सी लिखा है यहाँ पे भी ए बी सी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख दो, ए बी सी लिख दो। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, पहले ए बी को पकड़ो। ठीक है, ए बी को पकड़ो और सब में मल्टीप्लाई करो। पहले मैंने ए बी को पकड़ा, इस ए बी का इस ए बी में किया, ए बी में किया, तो ए बी हो गया। ठीक है, इस ए बी को पकड़ा, इस ए बी को अभी पकड़ के रखता हूँ, ए बी सी कर देता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ये हो गया, 2 हो गया। अच्छा, इस ए बी को पकड़ा था जब मैंने, तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, इस ए बी से। लेकिन अभी जब इस ए बी को पकड़ रहा हूँ, सी को भी तो पकड़ सकता हूँ। तो ए बी सी, जब मैंने सी को पकड़ा, 2 पार्ट हो सकते हैं, ए बी या कि ए बी सी सी, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसको पकड़ लिया हमने, इससे इसका हमारा जो होगा 4 पार्ट बन चुका था। इससे अगर मैं ए बी को पकड़ता हूँ तो ये चारों हमारा कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब हम सी को पकड़ सकते हैं ऐसे ही। तो अगर हम सी को पकड़ेंगे, सी को, तो सी बोलेगा कि फिर से आगे से सेम चीज, ए बी, जहाँ पे स्टार्टिंग में ए बी लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख दो, सी लिख दो, एक ही बात है। जहाँ पे स्टार्टिंग में ए बी लिखा हुआ वहाँ पे सी लिख दो, एक ही बात है क्या, यस एक ही बात है। तो सी ए बी, सी ए बी सी, फिर यहाँ पे सी ए बी और यहाँ पे सी क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्यूब वगैरह लिखा होगा, ऑप्शन मैच कर लो इसका, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी ए बी हो जाएगा। यहाँ पे इसको ए बी सी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और इसको सी ए बी हो गया, ये सी ए बी हो गया, ये सी स्क्वायर ए बी लिख सकते हो इसको। ठीक है, एक ही बात है, 1 2 3, ठीक है 4 8 बन रहे होंगे टोटल। देख लो, मैं मैच कर लो, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ये, ए बी सी। तो इसको मैच कर लेना आप। देखो ए बी सी कहाँ पे है,
तो पूरा ये आप ए बी सी कहाँ पे है, ए बी सी ये हो गया, ए बी सी ए बी ये हो गया, ए बी सी स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, सी ए बी ये हो गया, ठीक है, सी ए बी सी ये हो गया, सी स्क्वायर ए बी ये हो गया, सी क्यूब ये हो गया, मैच हो गया। तो ऐसे आपको मैच कर लेना, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, मतलब देख के बनने वाला क्वेश्चन था टीओसी का, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता नहीं वैसे अब। सो दिस वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द फॉलोइंग एडिशनसी मैट्रिक्स corresponding to a weighted graph G. What is the weight of the minimum spanning tree of a graph? This is from the algorithm. Minimum MST पूछ रहा है वो, minimum spanning tree पूछ रहा, this is from the algorithm, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी करना हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप ग्राफ बना लो, ठीक है, 1 2, आप सबसे पहले बैट्रिक्स बना लो, ग्राफ नहीं, आप बैट्रिक्स बनाओ 1 2 3 4, और कहीं पे 5 अभी मत बनाओ, ठीक है, अभी 5 मत बनाओ। देखो 1 और 1 के बीच में कनेक्टिविटी 0 है, 2 और 2 के बीच में, ये देखो यहाँ से रीड करोगे ना, 1 और 1 के बीच में क्या है कनेक्टिविटी 0, 2 और 2 के बीच में क्या है 0, तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ 1 और 2 के बीच में क्या है डिस्टेंस, तो यहाँ से 1 उठाओ और यहाँ से 2 उठाओ, तो कितनी है 5, 1 और 2 के बीच में कितनी डिस्टेंस 5, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ से भी देख सकते हो 1 और 2 के बीच में 5 है, 1 और 3 के बीच में कोई भी एज नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 0 लिखा है। 1 और 4 के बीच में कितना 10 है, 1 और 4 के बीच में कितना लिखा हुआ 10, 1 और 5 के बीच में कितना लिखा हुआ है 2, 1 और 5 के बीच में कितना लिखा हुआ है 2, तो मैं यहाँ पे इसको 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है। 2 और 1 हो चुका है, 1 2 है 2 1 एक ही बात है, ठीक है। 2 2 में 0 होगा, 2 3 में कितना है 4 है, 2 और 3 के बीच में कितना डिस्टेंस है 4, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे देखो ये क्या है 4 है, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितना है 4 है, ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 और 4 के बीच में 6 है, 2 और 4 के बीच में लिख दिया 6 लिख दिया मैंने, जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 2 और 5 के बीच में कितना है 2 है, 2 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 5 के बीच में डिस्टेंस 2 है, ठीक है। अब 3 का किससे बचा, 3 का 1 से भी हो चुका है, 2 से भी हो चुका है, 3 से भी हो चुका है, 3 का किससे बचेगा 4 से, 3 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 है, 3 और 5 के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। 4 का किससे बचा, केवल 5 से, क्योंकि हम 3 तक तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो 4 का केवल 5 से डिस्टेंस कितना है 7 है, 4 और 5 का 7 है, 5 का तो सभी से हमने कर लिया है, केवल 3 एजेस होनी चाहिए, 1 2 3 एजेस, क्योंकि 3 ही यहाँ पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं। दिस इज द ग्राफ, आप जल्दी से ग्राफ बना सकते हो ना। यू कैन कैलकुलेट द एमएसटी वेट, कैसे, आप क्रूस्कल यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, यहाँ पे क्रूस्कल यूज कर सकते हो, या कि आप डाइजेस्टर यूज कर सकते हो, डाइजेस्टर तो दूर की बात हो जाएगी, प्रेम से यूज कर सकते हो, प्रेम से एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, मिनिमम वेट एज उठाएंगे, मिनिमम वेट उठाएंगे तो कौन सा उठाएंगे 4 3। यहाँ पे नंबर ऑफ बैटिक्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ बैटिक्स हमारे 5 है, तो एजेस कितनी लेनी है 4 केवल लेनी है, ठीक है। ये हमारा 1 वेट का हमने उठा लिया। फिर हम दूसरा सबसे मिनिमम कौन सा है 1 5 को उठा सकते हैं क्या, 1 5 को हमने 1 5 को उठा लिया, ठीक है, 1 5 को उठा लिया, कितना वेट है 2 है। फिर हम 2 5 को ले सकते हैं क्या, 2 और 5 को, तो यस वी कैन टेक 2 5 ऑल्सो, 2 5 को ले सकते हैं, 2 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना है 2 मिनिमम, तो 4 1 4 1 5, अभी एक एज हमें और लेनी बाकी है, तो हमने 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, 2 को ले लिया। अब हम क्या 4 ले सकते हैं, 3 और 2 को, 3 2 को हम 4 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, क्योंकि 4 ही मिनिमम बचा है, ये 4 हमने उठा लिए और हमारा ग्राफ बन गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसको अगर जोड़ोगे तो आंसर आएगा 9, ठीक है। सो आंसर इज 9 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे 9 आया, 2 2 4 4 4 8 1 9, दिस इज आवर एमएसटी एंड आंसर इज 9, हमें बेटी पूछा हुआ था, दैट इज अ 9, सो 9 इज द आंसर। तो पहले ग्राफ बना लो जल्दी से, फिर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अगर ग्राफ नहीं बनाओगे मैट्रिक्स से करोगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग एंड टाइम लग सकता है। Which of the following is used to specify whether the existence of an entity depends on its being related to another entity via relationship type? This is the participation constant. Participation से ही पता होता है कि participation मतलब क्या होता है, minimum number of times entity participates in relation। तो अगर ये पार्टिसिपेशन कंस्टेंट जो है, अगर पार्टिसिपेशन ही 0 होगा, इसका मतलब हम बता सकते हैं कि कोई भी एंटिटी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है। दिस इज द पार्टिसिपेशन कंस्टेंट। तो ये सारी चीजें तो नहीं होंगी, ठीक है। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट तो नहीं है, फॉरेन की कांस्टेंट भी नहीं है। कर्नैलिटी रेशियो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंटिटी पार्टिसिपेट होती है, उसको कर्नैलिटी रेशियो बोलते हैं। सो दिस इज फ्रॉम द डीबीएमएस एंड वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन है ये, सीधा वन स्टेट क्वेश्चन आया हुआ है डीबीएमएस से। Again this is from the DBMS theoretical question, again this is theory question कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू चेंज द, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल को हम बोलते हैं। अगर लॉजिकल डेटा की बात करेंगे कभी तो वो कॉन्सेप्चुअल भी होता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा। तो लॉजिकल मतलब क्या, लॉजिकल मतलब हम किसी को, हमने कॉन्सेप्चुअल किसी को सोचा है, किसी स्कीमा को सोचा है, उसको हम चेंज करेंगे तो हम एक्सटर्नल स्कीमा को इफेक्ट नहीं करेंगे।
तो सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑल आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो अगर हमें किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, कौन सा हमारा जो एड्रेसिंग मोड होगा वो होगा। तो देखो यहाँ पे आपको ऑटो इंक्रीमेंट मोड बोल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम एरे में हमेशा सीक्वेंशियल ही सर्च करें, क्योंकि हम एरे में अगर एक बार इसको सर्च कर रहे हैं तो इसको भी सर्च कर सकते हैं। इसलिए इंडेक्स मोड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें एरे का बेस एड्रेस दिया होगा कहाँ पे, इंस्ट्रक्शन में दिया होगा। कंप्यूटर का जो हमारा ऑपकोड होगा और इंस्ट्रक्शन होगा, वहां पे हमें दिया होगा क्या, बेस एड्रेस दिया होगा। वी विल गेट द बेस एड्रेस फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम द इंडेक्स रजिस्टर वी विल गेट द इंडेक्स वैल्यू, और डायरेक्ट हम एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो रजिस्टर तो नहीं होगा यहाँ पे, अपना डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। ऑटो इंक्रीमेंट में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट हमेशा क्या होता है, सीक्वेंस में ही एक्सेस होता है, वी कांट जंप, तो इसलिए हमारा इंडेक्स मोड यहाँ पे सही होगा, ठीक है। सो वी आर सॉल्विंग टिल दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है। हम फिर हम अभी हमारा 40 क्वेश्चन हो गया है, लास्ट में हम वही बताते हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो यू नीड टू जस्ट लाइक दिस सेशन, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। एंड टेस्ट सीरीज अगर चाहिए, क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए, क्वालिटी टेस्ट सीरीज चाहिए आपको BSUs की, गवर्नमेंट जॉब्स की, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड मिलते हैं पार्ट 5 में।